नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट के पेपर सेकेंड के सामाजिक अध्ययन का 14वां क्लास है और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि मेन्यू रिक्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है मनुष्य, हाथ यानी कि हस्त, लेख या बुद्धि। तो यहाँ पर मेन्यू शब्द का जो अर्थ है वह हाथ से लिया गया है। तो जानते हैं इसके बारे में कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द होने वाला जो शब्द है वह है मेन्यू स्क्रिप्ट। यह जो शब्द है लैटिन भाषा के मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपि ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं और इस प्रकार की पुस्तकों में राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की चर्चा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि यह लोहे से बना हुआ है। तो बिल्कुल सही है कि जो आपका महरौली का जो लौह स्तंभ है वह लोहे से बना हुआ है। दूसरा कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। तो यह गलत है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वह है 7.2 मीटर। और तीसरा कह रहा है कि यह आज से करीब 1800 साल पहले का बना हुआ है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि यह आज से लगभग 1500 साल पहले का बना हुआ है। और डी कह रहा है कि इसका वजन 3 टन के बराबर है। तो बिल्कुल सही है कि इसका वजन जो है वह लगभग 3 टन के बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और डी ऑप्शन आपका सही है और उसके बाद बी और सी ऑप्शन आपका गलत है। तो सही ऑप्शन होता है बी। आगे की बात करें तो इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसे नंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अगला क्वेश्चन है कि वह विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था वह कौन था। ऑप्शन है फाइसियन या आइचिंग या वैन सॉन्ग या सुंग युन। तो आप सभी ने पता है कि वैन सॉन्ग एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था तथा इसके दरबार में रहा। उसने 629 ईस्वी में यात्रा आरंभ की तथा सारे मार्गों का भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे समय तक ठहरने के पश्चात 645 ईस्वी में वह स्वदेश लौट गया और इसने CU की, ठीक है, CU की नामक ग्रंथ की रचना की। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं। ऑप्शन है आपका कि जमीन के आधिपत्य के लिए या उपलब्धियों को अंकित करने के लिए या परिवार में जन्म लेने के लिए या कब्रगाहों के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी कि जो महापाषाण है वो बड़े आकार के पत्थरों को कहा जाता है जो शवों को दफनाने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, मतलब वैसे बहुत करीब से लगाए जाते हैं। महापाषाण कब्र बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालचों जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। यह दीक्षा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है वर्धमान महावीर या ऋषभदेव या गौतम बुद्ध या शंकराचार्य। तो इस प्रकार की शिक्षा जो हमें मिलती है बौद्ध धर्म से मिलती है और यह शिक्षा गौतम बुद्ध ने दिया था। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा जो दी गई दीक्षा थी उन्होंने कहा था कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है एवं और अधिक वस्तुओं के पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा का। गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और इनकी माता का नाम था महामाया जो कि कौशल राज्य की राजकुमारी थीं।
अगला क्वेश्चन है कि संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे, जो कि बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कह रहा है कि उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, तो यह आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है आगे हम बताएंगे। तीसरा कह रहा है आपका कि संघ में प्रवेश करने के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती, जो बिल्कुल आपका सही है। और चौथा आपका कह रहा है कि चौथा आपका कह रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। फिर से इसको हम देखते हैं कि संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घर में रह सकते थे, तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बेसिक तौर पे संघ में शामिल होने के लिए स्त्री और पुरुष को अपने घर को छोड़ना पड़ता था। दूसरा कह रहा है कि उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी, तो यह बिल्कुल आपका सही है कि एक निश्चित समय में उन्हें जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और चौथा कह रहा है कि संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपने स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी, यह गलत है, क्योंकि संघ में प्रवेश करने के लिए दासों को अपने स्वामियों से अनुमति लेनी होती थी। और चौथा कह रहा है कि संघ में प्रवेश के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी होती थी, तो यह भी गलत है, क्योंकि एक स्त्री तभी संघ में शामिल हो सकती है जब उसका पति उसे अनुमति दे। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो अब सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि झूम खेतिहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था, बिल्कुल गलत है ये आपका। क्यों गलत है हम बताएंगे आपको। और दूसरा कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए तो गलत है परंतु बी सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। जानते हैं कि झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अधिकतर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। आगे की अगर बात करें तो झूम खेती को कर्तन दहन प्रणाली के कर्तन और दहन खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके तहत किसान जमीन के टुकड़ों को साफ कर उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलों को उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त करना चाहिए, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रीड और मुनरो को लगता था कि उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब जानते हैं इसके बारे में कि रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। कैप्टन रीड और मुनरो ने वास्तविक किसानों से बंदोबस्त करने का सुझाव दिया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था में सरकार ने जमीन यानी कि रैयत किसानों को दे दी। यह व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% मतलब ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो पूरी भारत की जमीन थी उसके अंतर्गत 51% भूमि आई। किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला, यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। ठीक है, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन, तो यहाँ पे पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित करी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित करी, यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे रमाबाई नहीं थी, कौन थी, ताराबाई शिंदे थी। और अगला कह रहा है कि बेगम रुकैया खातून मतलब बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल यानी कि विद्यालय खोला, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए और सी सही है, बी आपका गलत है। अब यहाँ पे जानते हैं कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल विद्यालय खोला।
तथा बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म में धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। बात करते हैं कि पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। संस्कृत की महान विद्वान जो थी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे रमाबाई नहीं थी, ताराबाई शिंदे थी। इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन गलत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है। तो यहाँ पर है पहला आपका कि महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे योग्य नहीं है, तो यह बिल्कुल रूढ़िवादिता है। दूसरा कह रहा है कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम्हें उनमें कमतर कैसे मान सकते हो, यानी कि कम काम करने का कैसे मान सकते हो। तो यह बिल्कुल आपका सही कि यही संवाद का एक दलील है। अगला कह रहा है कि महिलाएं कुदरती तौर पे कम समझदार होते हैं, तो यह भी रूढ़िवादिता है। और अगला कह रहा है कि बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती हैं, तो यह भी आपका रूढ़िवादी है। तो यहाँ पे सती प्रथा के लिए एक अच्छा दलील क्या है, आपका बी वाला ऑप्शन कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। बात करते हैं कि यहाँ पर आगे की कि अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई की गई चीज़ों को न ग्रहण कर पाए तो हम उसे मतलब अक्षम मान सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचक के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा समर्थक औरतें कुदरती तौर पे कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें बहुत सारी स्त्रियां अपने पति के मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करती हैं। ये बेसिक तौर पे सती प्रथा के समर्थक कहते थे। और राजा राम मोहन राय यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, उन्हें आगे पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे, तो आखिर में उनके बारे में तुम कैसे समझ सकते हो। और इन्हीं सारे विचारों के तहत आपने पता है कि 1829 में, ठीक है, भारत से सती प्रथा को अंत करने में अहम योगदान रहा राजा राम मोहन राय का, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और आर पर कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि पूरी मतलब बेसिक तौर पे हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर हुई, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कारण कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में बेसिक तौर पे 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों से दूर रहना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेन भी आपका कारण भी सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बात करते हैं यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर हुई, क्योंकि 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। इस कारण से ए और आर दोनों सही है। आगे की अगर बात करें तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य जब इस तरह के प्राथमिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग डरते थे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर पढ़ाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। ऑप्शन है मोपला विद्रोह या दक्कन विद्रोह या खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी कि स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध रहा है। बात करते हैं 20 जुलाई साल 1905 को 20 जुलाई साल 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ और इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन की घोषणा के साथ ही बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसके विरोध में हुए आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। विभाजन के अंतर्गत बंगाल के पूर्वी हिस्सों को अलग करके असम के साथ मिला दिया गया तथा पूर्वी बंगाल नया नाम दे दिया गया था। इस कारण से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है असम राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय मतलब थीम के बारे में, तो यह किसके बारे में है। तो पहला जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन के बारे में, जो कि बिल्कुल आपका गलत है।
दूसरा कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन भुगतान, तो यह भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन यानी कि राज के आर्थिक प्रभाव के बारे में, तो बिल्कुल आपका सही कि यह पुस्तक आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के ऊपर लिखी गई है। और चौथा कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाओं से, तो यह भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होता है आपका सी। तो बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का व्यापक थीम जो है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में है। धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्री रामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जब हम पोट्टी श्री रामुलु की बात करते हैं तो इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए अनशन किया था और आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वह आपका तेलुगु है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। बात करते हैं कि 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इस पर गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु अनशन पर बैठ गए और 58 दिनों के अनशन के बाद 15 दिसंबर साल 1952 को उनकी मृत्यु हो गई और इनके देहांत की खबर पूरे आंध्र प्रदेश को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक था कि सरकार को मांग माननी पड़ी और इस तरह 2 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ जो आंध्र प्रदेश बना और यह भारत का भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश जो था पहला राज्य था जो कि साल था 1953 का। अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि सही मिलान करना है, तो सही मिलान में कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे जो होता है घूमना वो आपका घूर्णन कहलाता है। तो पहले का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना, तो सूर्य के चारों ओर कि स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना जो होता है वह परिक्रमण कहलाता है। तो बी का हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है कि ग्लोब पर दिन और रात का विभाजन कौन करता है। तो ग्लोब पर दिन और रात का जो विभाजन है वह प्रदीप्ति वृत्त के द्वारा किया जाता है। तो तीसरे का आपका हो जाएगा सी। और उसके बाद है आपका चौथा, ठीक है, तो चौथे का आपका पूछा है कि पृथ्वी पर बराबर दिन और रात होने का समय कहाँ पर होता है। तो बेसिक तौर पे विषुव पे होता है। तो आपका ठीक है हो जाएगा आपका चौथे का बी। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से लिख देता हूँ कि पहले का जो है वह क्या है सी होगा, ठीक है, दूसरे का जो होगा वह होगा आपका ए, तीसरे का जो होगा वह होगा आपका तीसरा जो है कि ग्लोब पे, तो तीसरे का आपका होगा डी और चौथे का जो होगा वह है आपका बी यानी कि विषुव। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा समय क्षेत्र का मानचित्र पढ़ते हुए सवाल पूछता है कि मानचित्र पर +5, 5 +3, 3 आदि क्यों अंकित किए गए हैं। बच्चों के इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करने के लिए शिक्षिका को कक्षा में चर्चा निम्न में से क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो पहला कह रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र की, तो बेसिक तौर पे सबसे पहले शिक्षिका को अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र की चर्चा करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका कि स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच से तुलना की स्थिति, यह भी सही है आपका। और अगला कह रहा है कि स्थान विशेष के अक्षांश की ग्रीनविच से तुलना, तो आपने पता है कि जो समय है वह देशांतर रेखाओं से मापा जाता है न कि अक्षांशों से। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन गलत होता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए कि सही विकल्प जो होगा ए और बी के बारे में शामिल करना चाहिए अपने चर्चा में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथन ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है न कि शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतर
देशांतरों के आधार पर किया जाता है, तो यह भी आपका गलत है, क्योंकि ताप कटिबंधों का जो विस्तार किया या वर्गीकरण किया जाता है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं, तो यह बिल्कुल आपका सही है कि शीत कटिबंध यानी कि जो 90 डिग्री से मतलब कि आपका 66.5 डिग्री से उत्तर में होता है और दक्षिण में होता है, ठीक है, 90 डिग्री तक, तो यहाँ पे आपका शीत कटिबंध पाया जाता है और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम ताप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है केवल सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मानक समय पे जब हमें चर्चा करना होता है उसके लिए सही उपयुक्त कथन कौन सा है, तो पहला है कि स्थान विशेष का अक्षांश, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानक समय जो होता है वह देशांतरों से लिया जाता है, न कि अक्षांशों से लिया जाता है, तो पहला तो आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि स्थान विशेष का देशांतर, तो बिल्कुल आपका सही है। अगला कह रहा है कि स्थानीय समय पर चर्चा, तो यह भी आपका सही है। और अगला कह रहा है कि ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति, तो यह भी आपका सही है, क्योंकि आपने पता है कि ग्रीनविच से, ठीक है, जो देश यानी कि 0 डिग्री देशांतर से जो देश जितना पूर्व में होगा उसका समय उतना आगे होगा, जो देश जितना पश्चिम में होगा उसका समय उतना पीछे होगा। आपने पता है कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और यह पूर्वी देशांतर में, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा क्या है आपका आगे है। तो इस प्रकार से ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति, ये सारी चीजें जो है वह इस चर्चा हेतु सबसे उपयुक्त होंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि बी, सी और डी जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छाटिए। पहला कह रहा है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या ज्वारीय वर्षा। तो यहाँ पर जो आपका बेमेल है वह आपका ज्वारीय वर्षा में आएगा, डी वाला ऑप्शन। जानते हैं कि ज्वारीय वर्षा जो है वर्षा का प्रकार नहीं है, जबकि संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा वर्षा के एक प्रकार हैं। ज्वारी ऊर्जा का एक रूप है, न कि इस प्रकार से। तो यहाँ पे ज्वारी वर्षा जो लिखा गया है, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है, यह क्या होता है, ज्वारी ऊर्जा होता है। तो इस प्रकार से क्या है, बेमेल है। तो जानते हैं ज्वारी ऊर्जा क्या है, तो घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है, और इस परिघटना को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब संघनन की प्रक्रिया तेजी से लगातार होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर धरातल पे स्वतंत्र रूप से गिरती है, और इन जल बूंदों को हम लोग वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा, तो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा वर्षा के प्रकार है, जबकि ज्वारी प्रकार की कोई वर्षा नहीं होती है, ज्वारी ऊर्जा होती है। इस प्रकार से यह सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु बदलने के संबंध में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है आपका कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों ए और बी सही है। जानते हैं इनके बारे में आपका, तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल सापेक्ष झुका हुआ है, और पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने का ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण जो होता है बदलता रहता है, और इसी वितरण के कारण समय के साथ साथ स्थानों पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उच्च ज्वार जो होते हैं निम्न मतलब कि नौ संचालन में सहायक होते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार जब आते हैं तो इनको बंदरगाहों पे पहुंचने में क्या होती है, आसानी होती है। तो पहला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे जो होता है कि अभी आपका गलत होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तथा तट से पीछे हटता है उसे ज्वार कहा जाता है। तो यह गलत है, क्योंकि जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे हटता है तो उसे हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं,
और वही जब जल अपने उच्चतम स्तर पे आके तटों तक पहुंचता है तो उसे हम ज्वार की संज्ञा देते हैं। तो सी वाला भी ऑप्शन आपका गलत होता है। आगे कह रहा है कि सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है आपका। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो कह रहा है आपका कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तो यह भी सही है। इसलिए आप लोग देखते हो कि समुद्र तल पे वायु दाब को मापा जाता है, तो यह भी आपका सही है। और अगला कह रहा है कि वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे कम होता है, तो यह बिल्कुल आपका गलत है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है कि ए और बी सही हैं, परंतु सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। अब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक ताप वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यहाँ निम्न दाब वायु क्षेत्र बनता है। ठीक है, और इसी के कारण ठीक है हवाएं चलती है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यह वायु दाब के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समोच्च रेखी रोधिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, तो यह समोच्च रेखाओं रोधिकाओं के लिए सही नहीं है, तो यह ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि तीव्र ढालों पर सपाट सतह बनाई जाती है कि ताकि मृदा अपरदन कम हो, तो यह भी आपका गलत होता है। चौथा कह रहा है आपका कि पहाड़ी ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करना, तो यह भी समोच्च रेखीय रोधिकाओं के लिए सही नहीं है। चौथा कह रहा है कि समोच्च रेखाओं पर पत्थरों, घासों, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना, तो समोच्च रोधिकाएं के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका होता है डी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समोच्च रेखीय रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घासों, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि समोच्च रेखी जुताई क्या होती है। तो समोच्च रेखी जुताई एक पहाड़ ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक अवरोध के निर्माण के लिए होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया ना सी वाला ऑप्शन वह क्या है आपका समोच्च रेखी जुताई के लिए। और अगला है रक्षक मेखलाएं। तो रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं। तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा के अपरदन से बचा जा सके। तो जो ए वाला ऑप्शन है ना वह रक्षक मेखलाओं के बारे में कह रहा है। तो इस प्रकार से जो पूछा गया है कि समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में कौन सा सही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है, यह बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, जैसे आपने पक्षियों को भी देखा होगा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जाते हैं काम धंधे के लिए। आप लोग देखते हो कि बरसात के दिनों में लोग अपने घरों पे आ जाते हैं और जैसे ही बरसात समाप्त होती है लोग अलग अलग जगहों पे काम करने के लिए मतलब उसी प्रकार से चले जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है आपका कि ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के उदाहरण, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ऋतु प्रवास ज़्यादातर हमें बेसिक तौर पे ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के उदाहरण है। तो यह जरूरी नहीं है कि ग्रामीण से शहरों, ये लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण में भी जा सकते हैं ऋतु प्रवास में। अगर बेसिक तौर पे आपने देखा होगा कि अगर बाढ़ और या इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो एक गांव से बचने के लिए दूसरे गांव में भी लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी ही हो। चौथा कह रहा है कि ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह भी आपका गलत है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर बाढ़ आ जाए, ठीक है, या कहीं पर भूकंप आ जाए, किसी इस प्रकार की स्थितियां आ जाए तो वहाँ पे उच्च साधन विकसित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत होता है। तो यहाँ पर सही आपका होता है कि केवल ए वाला ऑप्शन सही है। इसको हम अच्छे से जानते हैं कि लोगों के बेसिक तौर पर मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोगों के मौसमी आवागमन को हम लोग ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वह मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं।
और यह उनके लिए ऋतु प्रवास कहलाता है। बस्तियां अस्थायी व अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट संग्रह, स्थानांतरित कृषि और झूम प्रवास भी करते हैं। मतलब कि बेसिक तौर पे ऋतु प्रवास यही लोग बेसिक तौर पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया था वह ऑप्शन इन सभी में से कोई सही नहीं था, क्योंकि बेसिक तौर पे सही नहीं था। क्योंकि अब इसके एक्सप्लेन में जाने तो भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम जो है कुडनकुलम, ठीक है, तो तमिलनाडु में दो है, एक आपका है कलपक्कम, दूसरा है आपका कुडनकुलम। महाराष्ट्र में आपका तारापुर में है, राजस्थान में रावतभाटा में है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में है, गुजरात के काकरापार में है और कर्नाटक के कैगा में है। इसका कोई विकल्प सही नहीं होता है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्र के संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। अगर आगे की बात की जाए कि भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र केवल दो ही हैं। एक है आपका हिमाचल प्रदेश के मणिग्राम में और दूसरा है लद्दाख के पूगा घाटी में। तो इस क्वेश्चन को अक्सर करके पूछा जाता है कि भारत में भूतापी ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में केवल दो ही है, एक लद्दाख का पूगा घाटी और दूसरा आपका मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कि एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संप्रत्यों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कि रीयूज, बिल्कुल सही है कि खनिजों का हम किस प्रकार से रीयूज कह सकते हैं। दूसरा कह रहा है आपका रिन्यू की नवीकरणी, क्या मतलब कि आपका कह रहा है कि दूसरा कि नवीकरणी, तो बेसिक तौर पे खनिजों के नवीकरण के बारे में हम बेसिक तौर पे नहीं अच्छे से बता सकते हैं। अगला है रिड्यूक यानी कि कम प्रयोग करना और रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, पुनर्चक्रण। तो ये सारी चीज़ें जो है वह खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए संप्रत्तियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि ACD जो है वह खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त ऑप्शन होगा। अब जानते हैं यहाँ पर कि खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए पुनः प्रयोग यानी कि रीयूज, कम प्रयोग यानी कि रिड्यू और रिसाइकिल यानी कि आपका पुनर्चक्रण जैसे संप्रत्तियों को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो या खनिज अनवीकरण मतलब कि बेसिक तौर पे संगठन है, वो क्या कहते हैं, आपके खनिज कहलाते हैं। फिर से हम कहते हैं बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है और खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी के घटनाएं आवश्यक हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है कि ये तीनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक तौर पे खनिज जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें हम खनिजों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका कि कपास की फसल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, और कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कपास की फसल के बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि इसे 210 पाल रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि इसे 210 दिन पाल रहित मतलब जहाँ पे ठंडी ना पड़े और बेसिक तौर पे चमकीले धूप की आवश्यकता होती है। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यह ऑप्शन आपका सही नहीं है। और अगला कह रहा है आपका कि इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यह भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि केवल ए सही है। अब जानते हैं इसके बारे में कि इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे की अगर बात करें तो दक्कन के पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए, तो कपास के आपने जाना होगा काली कपासी मिट्टी होता है। तो कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है, काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका जो मतलब सी वाला ऑप्शन आपका गलत था, मैंने आपको सही बताया। तो इस प्रकार से आपका केवल ए वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि नौका दौड़ भारत के किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है, पोंगल से, ओणम से, हम्पी से या उगाडी से। तो नौका दौड़ जो है वह भारत के ओणम त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। और यह ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है।
इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त और सितंबर के महीने में शुरू होता है। यह पोंगल नई फसलों का, अगर पोंगल की बात की जाए तो नई फसलों का त्यौहार है जो संक्रांति के दिन तमिलनाडु में मनाया जाता है। हम्पी एक स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल गलत है आपका कि अगर आप पढ़ेंगे तो विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, लद्दाख वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छी बारिश नहीं होती है। इसे लद्दाख को हम लोग मतलब शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पूरी बर्फ की चादर से ढका रहता है। तो इस प्रकार से आपका आर वाला ऑप्शन गलत होता है और ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की संसद का मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर राज्यों में विधान मंडल की अगर बात की जाए तो विधान मंडल में क्या होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल मिलाकर क्या बनाता है, आपका विधान मंडल बनाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है आपका सी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। तो दोस्तों ये था आपका सी टेट का 14वां वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।